बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। हम लोग बात कर रहे थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 3 की, जो कि था एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। और बच्चा लोग इसके मैं 2 पार्ट आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पहले पार्ट में बात की थी लैंड रिफॉर्म्स की, जिसे आप लोग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते थे, और सेकंड पार्ट में यानी कि प्रीवियस क्लास में ही बात की थी टेक्निकल रिफॉर्म्स की, जिसमें HYV सीड्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ा। और आज की क्लास उसके आगे ही जस्ट बात करेंगे गेन्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो बच्चा ये जो हरित क्रांति के बारे में पढ़ा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, बेसिकली क्या क्या था? HYV सीड्स थी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इसके साथ में इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इन सबके क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिले, यानी कि गेन्स, और क्या क्या लिमिटेशंस यानी क्या क्या नुकसान देखने को मिले, एकदम डिटेल में बात करते हैं। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करें कुछ गेन्स की, यानी कुछ फायदों की। किसके? ग्रीन रिवॉल्यूशन के। तो बच्चा फायदे तो बहुत है, प्रोडक्शन बढ़ा था, प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, बहुत कुछ हुआ था। चलो एक एक से बात करते हैं। सबसे पहला है स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। स्पर्ट मींस याद है ना, सब्सटेंशियल राइज। किसी चीज में एकदम से इंक्रीजमेंट होता है उसे बोलते हैं स्पर्ट। तो एकदम से इंक्रीजमेंट हुआ किसमें? क्रॉप प्रोडक्टिविटी में। तो एक अच्छा फायदा हुआ कि जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी आजादी के टाइम पे बहुत कम थी, वो उसमें अब काफी इंक्रीजमेंट देखने को मिला। एक चीज और पहले आपको बता दूं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें आपको डेटा का इस्तेमाल करना कंपलसरी है। बेसिकली हम देखेंगे आजादी के टाइम पे प्रोडक्टिविटी कितनी थी और ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई। तो याद रखना, डेटा तो आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी मजा आएगा बच्चा। और टीचर भी जब आपकी कॉपी चेक करेंगे ना फाइनल एग्जाम की, अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर डेटा का यूज करोगे तो। ठीक है, आओ जरा। So, spurt in crop productivity, there has been a substantial jump in the crop productivity. तो प्रोडक्टिविटी में एक सब्सटेंशियल जंप देखने को मिली। ठीक है, बाकी देखो जरा, डेटा है प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट वाज एस्टिमेटेड 3421 kg पर हेक्टेयर इन 2019-2020। ठीक है, 19-20 यानी करंट में कितनी है प्रोडक्टिविटी? 3421। यार बड़े आसानी से आ जाएगा, 3421। ठीक है, जबकि आजादी के टाइम पे थी 660 पर केजी, 660 केजी पर हेक्टेयर। तो याद होगा आजादी के टाइम पे वीट की प्रोडक्टिविटी 660, आज की डेट में 3421। सिर्फ वीट का ही याद कर लो, आपके लिए काफी होगा। ठीक है, और याद करना है तो राइस की देख लो, आज की डेट में प्रोडक्टिविटी है 2705 पर हेक्टेयर। ठीक है, कितनी? 2705 केजी पर हेक्टेयर, जबकि आजादी के टाइम पे थी 665 केजी पर हेक्टेयर। तो 2 डेटा याद हो गए, एक वीट का एक राइस का। और याद करना है तो यार एक मेज का भी दे रखा है, बट रहने दो, वीट और राइस आपके लिए काफी है। ठीक है, चलो तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी काफी तेज गति से बढ़ी। इसके बाद सेकंड आओ, सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज। अब पूछोगे सर ये एक्रेज क्या है? एक्रेज मींस होता है एरिया अंडर कल्टीवेशन, यानी कितना एरिया है जिस पे आप खेती बाड़ी करते हो। ठीक है, अब हुआ क्या था, पहले देखो एरिया तो उतना ही था, लेकिन सेम एरिया पे पहले प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कम होती थी। बट अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से, HYV सीड्स के आने से, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के आने से अब उसी सेम एरिया पर अब हमने प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी काफी हद तक बढ़ा लिया है। जैसे अच्छा एक चीज और यहां पर है, देखो पहले जिस जमीन पे खेती बाड़ी नहीं होती थी, या कह सकते हैं यार इंडिगो का प्रोडक्शन करवाया था ना ब्रिटिशर्स ने, तो इंडिगो के प्रोडक्शन की वजह से पहले जो जमीन अनफर्टाइल हो गई थी, उसे वापस से उसमें फर्टिलिटी लेके आई। कौन? HYV सीड्स। यानी अब वहां पर भी प्रोडक्शन होने लगा, इसलिए बोलते हैं इंक्रीज इन दी एक्रेज, यानी एरिया अंडर कल्टीवेशन। आओ जरा रीड आउट करो। So HYV technology has significantly reduced the time lag between sowing and हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। तो देखो यार HYV सीड्स ने क्या किया, सबसे पहली चीज तो भाई समय बचाया। देखो पहले क्या होता था, किसी एक क्रॉप को सोइंग का मतलब बोना, तो उसे बोते थे और उसे कटाई करते थे, हार्वेस्टिंग करते थे, तो मान के चलो 5 से 6 महीने का समय लगता था। अब HYV सीड्स के इस्तेमाल से, ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से ये टाइम गैप कम हो गया। पहले 5 से 6 महीने लगते थे, अब 3 से 4 महीने में ही ये कंप्लीट काम हो जाता है। यानी बुआई से लेके कटाई तक का काम, जो टाइम गैप है वो रिड्यूस हो गया। तो उससे यार फायदा हुआ हमें।
है ना, 3 से 4 महीने में ही क्रॉप बन के तैयार हो गई। चलो, सो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज एलिमिनेट द नीड ऑफ फैलोइंग। और हाँ यार, एक और अच्छा काम किया, तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी, HYV सीड्स थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, इन्होंने फेलोइंग का टाइम कम किया। अब पूछोगे सर फेलोइंग क्या है, और यार एग्जाम में 3 से 4 नंबर में आपसे पूछ भी सकते हैं, राइट दी शॉर्ट नोट ऑन फेलोइंग। तो फेलोइंग क्या है, थोड़ा सा यहां पर आप लोग रीड आउट कर सकते हो। ये वो प्रैक्टिस है, देखो मैं आपको पहले तो हिंदी में समझा दूं। देखो यार, क्या होता है, जब भी किसान एक क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उसके बाद जब कंप्लीट कल्टीवेशन वगैरह हो जाता है, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कुछ समय खाली छोड़नी पड़ती है क्रॉप को, जमीन को। क्यों छोड़नी पड़ती है जमीन को खाली? ताकि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे, ठीक है, सोइल वापस से फर्टाइल हो जाए। तो कुछ समय के लिए खाली छोड़नी पड़ती थी, उसके बाद दूसरी क्रॉप का प्रोडक्शन होता था। बट बच्चा, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से हुआ क्या, अब ये फेलोइंग का टाइम भी कम हो गया या फिर हट गया। अब आप एक क्रॉप को बोने के बाद दूसरी क्रॉप को लगातार, यानी कि बिना किसी टाइम को छोड़े आप दूसरी क्रॉप का भी प्रोडक्शन कर सकते हो, जिसे बोलते हैं फेलोइंग। चलो अब रीड कर लो। सो इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ लीविंग लैंड एज अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम, ठीक है, तो कुछ समय के लिए अनकल्टिवेटेड जमीन छोड़नी पड़ती थी, सो दैट इट रीगेन्स इट्स फर्टिलिटी, जिससे उसकी फर्टिलिटी वापस से आ जाए। बट फेलोइंग वाज ए कॉमन प्रैक्टिस अमंग द इंडियन फार्मर्स प्रायर टू द लॉन्च ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। तो HYV टेक्नोलॉजी से पहले ये फेलोइंग चलता था। फेलोइंग समझ गए ना, जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना, ठीक है, प्रोडक्शन ना करना, जिससे उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। तो अब हुआ क्या, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या हुआ, एलिमिनेट द नीड ऑफ फेलोइंग। अब फेलोइंग की आवश्यकता नहीं छोड़नी पड़ती, अब खाली जमीन नहीं छोड़नी पड़ती, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली डबल क्रॉपिंग हैज बिकम पॉसिबल, जिससे क्या हुआ, डबल क्रॉपिंग भी पॉसिबल हो गया, एक साथ आप दो क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। This has lead to substantial rise in gross area under cultivation, जिससे कल्टीवेशन का एरिया काफी हद तक बढ़ गया। अब एरिया कैसे बढ़ा, वापस से समझना। देखो यार, पहले क्या होता था, अगर आपको 2 क्रॉप का प्रोडक्शन करना पड़ता था तो आपको 2 खेत चाहिए पड़ते थे, ऐसे ही होता था। 2 क्रॉप का प्रोडक्शन मतलब 2 खेत, एक इस पे A क्रॉप का प्रोडक्शन, इस पे B क्रॉप का प्रोडक्शन। लेकिन अब क्या हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स की हेल्प से आप एक ही खेत में 2 क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने लगे साथ में, यानी इसी में A प्लस B हो गया। तो यार ये एरिया तो आपके पास बच गया ना, इसी को हम बोलते हैं एरिया अंडर कल्टीवेशन। अब इंक्रीज हो गया, एक ही खेत में 2 क्रॉप्स का प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है। सो और आओ, सो 50-51 एरिया अंडर कल्टीवेशन वाज 13 करोड़ हेक्टेयर। कितना था, 13 करोड़ हेक्टेयर। कब, ये था आजादी के टाइम पे, बट आज की डेट में इंक्रीज हो गए ये 20 करोड़ हेक्टेयर हो गया। तो यहां से आप समझ सकते हो कि भैया एरिया अंडर कल्टीवेशन काफी हद तक बढ़ गया, ठीक है। कितने पॉइंट हुए बच्चा, सिर्फ 2 ही पॉइंट हुए अभी तक। पहला, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी, डेटा भी बताया था, और दूसरा, कल्टीवेशन के लिए जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात बताई, फेलोइंग, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। सो अभी है तीसरा, शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। एक आसान सा पॉइंट है, आपको याद होगा आजादी के टाइम पे किसान सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। सबसिस्टेंस का मतलब खेती बाड़ी खुद के लिए या खुद के परिवार के लिए, सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब करने लगे हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग बोले तो भैया मार्केट में बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कॉमर्शियल, कॉमर्स वाले हैं हम, है ना। तो अब मार्केट में बेचने के लिए खेतीबाड़ी करने लगे, जिससे प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी अब बढ़ी। क्योंकि किसान क्या सोचता था, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन पहले क्या था, पहले प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी कम थी, किसान सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन करता था जितना उसे खुद के और खुद के परिवार के गुजारे के लिए जरूरत पड़ती थी। तो आप समझ रहे हो, आज की डेट में प्रोडक्शन ज्यादा, कॉमर्शियल फार्मिंग में प्रोडक्शन ज्यादा, पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग में प्रोडक्शन कम होता था। तो ये जो बीच का गैप है ना, इसी को हम सरप्लस और इसी को हम मार्केटेबल सरप्लस भी कह सकते हैं। अच्छा, मार्केटेबल सरप्लस को समझाने के लिए थोड़ा सा और समझाता हूं मैं आपको। देखो यार, मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं। पहले जब हम लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मान के चलो 5,000 रुपए की क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे, ठीक है। इसमें से भी हो सकता है कुछ हमारे पास बची रह जाती हो, कुछ क्रॉप खराब भी हो जाती हो, ठीक है। जबकि आज की डेट में
जबकि आज की डेट में जब हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो मान के चलो किसान प्रोडक्शन कर रहा है 12,000 रुपए की क्रॉप्स का। कितना? 12,000 रुपए की क्रॉप्स का। थोड़ा सा मेरी बात समझना और जरा ध्यान से समझना, ठीक है। कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 12,000 रुपए की क्रॉप्स का। किसान को घर के लिए आवश्यकता कितनी है? 5,000 रुपए की। समझ रहे हो? प्रोडक्शन 12,000 का, घर के लिए कितनी जरूरत है? 5,000, बीच का गैप कितना है? 7,000 रुपए। दैट इज मार्केटेबल सरप्लस, यानी किसान ने कितना एक्स्ट्रा कमा लिया। किसान चाहे तो 5,000 रुपए की क्रॉप मार्केट से खरीद सकता है और 12,000 की यहां से बेच सकता है। सो मार्केटेबल सरप्लस भी आप यहां समझ गए होंगे, ठीक है। सो हुआ क्या? सब्सिस्टेंस फार्मिंग से अब शिफ्ट हुए कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए, ठीक है। सब्सिस्टेंशियल राइज इन आउटपुट, सो इससे आउटपुट बढ़ा, जिससे हुआ क्या? किसान कमाने लगे मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है। तो इससे बाकी रीड आउट करोगे, ये मेन इंपॉर्टेंट बात रीड आउट कर लेना, मार्केटेबल सरप्लस। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ये वाला। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। अगेन यार रिपीटेड सा पॉइंट हो गया ना कि किसान का आउटलुक चेंज हुआ। वो किसान जो पहले खुद के और खुद के परिवार के लिए सिर्फ सोचता था, वो अब मार्केट के लिए सोचने लगा। वो अब मार्केट की अनसर्टेनिटीज की तरफ भागने लगा। भाई वो पहले खुद के लिए सोचता था, अब कमाने के लिए सोच रहा है। तो यार कह सकते हैं ना कि किसान का आउटलुक, उसके देखने का नजरिया बदल गया। तो अगेन यार अच्छा फायदा हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन से। देखो, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज कॉज्ड अ चेंज इन आउटलुक ऑफ द फार्मर। तो कॉमर्शियलाइजेशन के होने से उसका आउटलुक चेंज हो गया। फार्मिंग इज नो लॉन्गर व्यूड एज सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। तो आज की डेट में फार्मिंग सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए नहीं होती, बट मार्केट में बेचने के लिए भी होती है। यानी कि किसान अब काफी कमाने भी लगे हैं मार्केट से, ठीक है। तो मार्केट फार्मर्स का आउटलुक चेंज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक। तो समझो बच्चे जरा, क्या है सेल्फ सफिशिएंसी? एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि आत्मनिर्भरता। तो भाई हुआ क्या? आजादी के बाद हम लोग बाकी दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट थे, बेसिकली फूड ग्रेन्स के लिए भी, खाने पीने की वस्तुओं के लिए भी किस पे डिपेंडेंट थे? दूसरी कंट्रीज पर। तो यार हमारे देश के लिए यार एक दबाव वाली बात थी। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से, हरित क्रांति के आने से, केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज से अब हम लोग धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंट हो गए। यानी अब हम अपनी देश की जनसंख्या के लिए, हम अपने देश में ही कम से कम खाने पीने की वस्तुओं का प्रोडक्शन करने लगे। और इसके लिए मैंने आपको एक प्रीवियस क्लासेस में शायद एक एग्जांपल दिया होगा, पहले चैप्टर में एग्जांपल दिया होगा। बच्चा एक बार 1965 के टाइम पे, ठीक है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। शायद आपको याद हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1965 भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उस टाइम पे हम फूड ग्रेन्स के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। हुआ क्या? भारत बुरी तरीके से पाकिस्तान को खदेड़ते हुए पाकिस्तान को पूरी तरीके से समझ लो नक्शे से मिटा देता। लेकिन बीच में यार पाकिस्तान ने हेल्प मांगी अमेरिका से, और अमेरिका ने हमसे कहा, भारत से कहा कि भैया युद्ध रोक दो, नहीं तो हम आपके फूड ग्रेन्स की सप्लाई बंद कर देंगे। भारत को यार मजबूरन युद्ध रोकना पड़ा था, समझ रहे हो ना। अगर हम सेल्फ सफिशिएंट होते तो हम अमेरिका से कहते कि निकल लो चुपचाप, लेकिन हम यार दबाव में आके हमें युद्ध रोकना पड़ा था, वरना आज पाकिस्तान जैसी चीज और मुसीबत तो होती ही नहीं। समझ गए ना। तो यार देश का बहुत जरूरी होता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट होना। आओ जरा रीड आउट करेंगे, बेटर क्लियर होगा आपको। सो इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन एक्रेज एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो इन दोनों की वजह से प्रोडक्शन में काफी इंक्रीजमेंट हुआ। लीड टू सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इनकी वजह से हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। सो स्पर्ट इन प्रोडक्शन, स्पर्ट मींस तेज गति से बढ़ना, प्रोडक्शन तेज गति से बढ़ा। लेड टू फॉल इन मार्केट प्राइस ऑफ फूड ग्रेन, जिससे हुआ क्या? मार्केट प्राइसेस कम हुए फूड ग्रेन्स के, ठीक है। Accordingly, even poorer section of the society could comfortably fulfill his substantial needs। तो इससे हुआ क्या? जो हमारी सोसाइटी की बिल्कुल गरीब तबका है ना, वो भी कम से कम खाने पीने की वस्तुएं तो अफोर्ड करने लगे। तो यार एक अच्छा फायदा हुआ कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए। इसके बाद ये तो थे बच्चा फायदे, बेसिकली यार 5 ही पॉइंट थे, सिंपल से पॉइंट थे, ठीक है। अभी आओ लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब बच्चा हरित क्रांति की लिमिटेशंस, और मैं लिमिटेशंस में यहां टिक भी करूंगा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार आप फायदे तो वैसे भी बता दोगे। अभी एक बार आपने वीडियो देख ली ना, अगर आप किताब नहीं भी पढ़ोगे ना तो 3 से 4 पॉइंट आसानी से बता दोगे, बट लिमिटेशंस प्रॉब्लम वाली बात है, आसानी से याद नहीं होंगी, ठीक है। पढ़ो। सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड क्रॉप्स। बच्चा लो
ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया भी था कि भैया सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स के लिए ही लागू थी। बेसिकली जो इसमें इंपॉर्टेंट थी वो थी व्हीट और राइस। अब आपको सर व्हीट और राइस की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई, बट बाकी क्रॉप्स का क्या, पल्सेस, दालें, इनका क्या, कॉटन है ना, टी, इनका क्या, इन पे ग्रीन रिवॉल्यूशन लागू नहीं हुआ। तो यार एक अगेन नुकसान है कि भैया कुछ क्रॉप्स की तो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ गई लेकिन बाकी क्रॉप्स का क्या। ठीक है, आओ जरा रीड आउट भी कर लो। सो रिवॉल्यूशनरी राइज इन आउटपुट ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन इज मेनली टू दी, ये रहा भैया व्हीट एंड राइस। सो व्हीट एंड राइस पे ज्यादा था। देयर हैज बीन नो सिमिलर राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, कॉमर्शियल क्रॉप्स। इन पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। चलो आगे आओ। सेकंड है अनइवन स्प्रेड, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का विकास तो हुआ, विस्तार तो हुआ, लेकिन अनइवन। अनइवन का मतलब कहीं पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, कहीं बिल्कुल ही कम हुआ। तो देखो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं, वो हमारे देश के वो सारे स्टेट जहां पर बरसात अच्छी होती है, जहां पर पानी की व्यवस्था ज्यादा होती है, वहां तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत अच्छे से फैला। लेकिन हमारे देश के कुछ क्षेत्र जहां पर बरसात कम होती है, सूखा जैसी भी स्थिति रहती है, जैसे जहां पर मैं हूं उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का डेवलपमेंट बहुत कम हुआ। ठीक है, देखो जरा रीड आउट भी करेंगे। सो अनइवन स्प्रेड, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भैया हर तरीके से ठीक से नहीं फैला। कहां कहां फैला वो सुनो, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, यहां पर तो भैया ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत अच्छे से फैला। इट मेड ए रिमार्केबल इंपैक्ट, बट ईस्टर्न यूपी की बात करो, बिहार की बात करो, मध्य प्रदेश की बात करो, उड़ीसा की बात करो, इट्स इंपैक्ट वाज रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट। ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट बहुत कम देखने को मिला। सो यार दो चीजें होंगी, क्रॉप भी कम, लिमिटेड, और जगह भी लिमिटेड। ठीक है, तीसरी चीज आओ, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। बच्चा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की फार्मिंग पॉपुलेशन है ना, वो लिमिटेड थी। लिमिटेड क्यों थी भैया, यार इंसेक्टिसाइड हुए, पेस्टिसाइड हुए, HYV सीड्स हुई, केमिकल फर्टिलाइजर्स हुए, क्या हर कोई अफोर्ड कर लेगा? क्या हमारे देश के किसान क्या अमीर किसान है क्या? भैया किसान बहुत गरीब हैं। ठीक है, तो वो इतनी आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकते ये सारी चीजें, तो इसलिए लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन रही कि हर एक किसान इन्हें आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाया। देखो The bulk of the farming population in India consists of the small and marginal farmer। तो भैया हमारे यहाँ छोटे किसान है यार। The gains of green revolution have eluded these farmer। तो भैया इनका फायदा नहीं मिला, ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा इन किसानों को नहीं मिला, because HYV technology requires expensive inputs which have beyond the reach of the marginal। तो भैया एक्सपेंसिव इनपुट चाहिए पड़ता है, खर्चा होता है अच्छा खासा, जिससे जो छोटे किसान हैं वो वंचित रहे, इनका इस्तेमाल नहीं कर पाए। ठीक है, कितनी लिमिटेशन हो गई बच्चा? 3। पहली क्रॉप्स लिमिटेड, दूसरी स्प्रेड भी लिमिटेड, यानी स्प्रेड ठीक तरीके से नहीं हुआ, तीसरा फार्मिंग पॉपुलेशन वो भी लिमिटेड। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट आखिरी पॉइंट है, वो है इकोनॉमिक डिवाइड। तो बच्चा हुआ क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारी इकोनॉमी को 2 हिस्सों में बांट दिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारे देश के किसानों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गए अमीर किसान, एक हो गए गरीब किसान। जो HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो अमीर किसान, जो इस्तेमाल नहीं करते वो गरीब किसान। तो यार ये भी एक बेकार बात हुई ना कि सेम जमीन पे कुछ किसानों का तो आउटपुट बहुत ज्यादा है और सेम जमीन पे कुछ किसानों का आउटपुट बहुत कम है। तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक डिवाइड। देखो Thanks to green revolution, the economic divide, the gulf between the rich and the poor farmer has substantially rise over time। तो इससे यार गरीब और अमीर किसान 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। ठीक है, पॉवर्टी इज वाइड स्प्रेड एंड इनडेप्थनेस, बाकी आप लोग रीड आउट कर सकते हो बच्चा। बाकी चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फायदे और नुकसान समझ में आ गए होंगे। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग रोते हो सर कम से कम पीडीएफ शेयर कर दो, तो परेशान नहीं हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ मिलेगी झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। बाकी बच्चा लोग, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, हर एक चीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी होगी एग्रीकल्चरल सब्सिडीज के ऊपर। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।